नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जैसे मैंने बताया था कि आज का जो टेस्ट है प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश के बारे में टेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक होने वाला है मौर्य वंश रहेगा। तो चूंकि मैंने इस समय आप देखेंगे तो भूगोल के जो प्रश्न चल रहे थे उसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया है। फिर आएंगे आगे ऐसा नहीं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी लाए जाए, साथ साथ में और सब्जेक्ट को भी कवर किया जाए। तो उसी क्रम में मैंने मौर्य वंश बताया। कल मैंने आपको बता दिया था कि मौर्य वंश का टेस्ट होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसी क्रम में आज मौर्य वंश है। कल का जो टेस्ट होगा वो गुप्त वंश होगा, तो आप लोग गुप्त वंश का कल टेस्ट दीजिएगा। आज मौर्य वंश से अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। सुबह 11 बजे डेली टेस्ट आता है, आप लोग सुबह 11 बजे लाइव चैट में आ जाया कीजिए। बाकी जो लोग बाद में देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आ जाया कीजिए। क्या जो मौर्य वंश का जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, जिसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। उम्मीद है कि आपने इसको तैयार भी किया होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का ऐतिहासिक संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग बताइए, 5 सेकंड का समय देंगे, आप लोग उत्तर दीजिए। तो अगर देखेंगे प्रथम भारतीय साम्राज्य का ऐतिहासिक संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, तो इसको पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का क्या, सी सही। दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है, आप लोग बताइए। इसमें दिया गया 2 तथ्य दिए गए हैं, इसमें कोड के आधार पर उत्तर देना है। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने पराजित किया। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर से किया। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। देखिए दरअसल में मैंने दोनों फैक्ट दिए, दोनों उल्टा है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने पराजित किया, गलत है। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री, तो ये भी गलत है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है डी सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। जैन ग्रंथों में किसे सिंहसेन कहा गया? आपको बताना है किसे सिंहसेन कहा गया जैन ग्रंथों के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर जो हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर हो जाएगा इसमें बिंदुसार है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। मौर्य काल में वर्तनी कौन सा कर था? आपको बताना है वर्तनी कौन सा कर था मौर्य काल में। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4। तो मौर्य काल में जो वर्तनी था वो पथकर था, मतलब कि आप देखेंगे तो रोड टैक्स जो होता है वही था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है, पथकर था। क्वेश्चन 5 है, निम्न में कौन मौर्य वंश के शासक नहीं है? आपको बताना है कौन मौर्य वंश का शासक है, सॉरी, निम्न में कौन मौर्य वंश के शासक हैं बताना है। संप्रीति, शालिसुक, देववर्मन, सतधन्वा, बताइए कौन है। तो इसमें आप देखेंगे तो संप्रति भी थे, शालुशुक, देववर्मन, सतधन्वा। आप जान रहे हैं कि जो आखिरी शासक कौन था? बृहद्रथ था। उससे पहले सतधन्वा था, उससे पहले देववर्मन, फिर शालिशुक, फिर संप्रति। ये लास्ट के शासक हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, आप लोग भी इसके उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। मौर्य काल में नौसेना का जिक्र मिलता है, पहला तथ्य। दूसरा है, अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष शब्द का उल्लेख है। तो मैं आपको बता दूं कि सही बात है कि अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष शब्द का प्रयोग मिलता है। नवाध्यक्ष का मतलब था कि जो नौसेना का जिक्र किया गया है, नवाध्यक्ष नौसेना से जुड़ा हुआ है। तो नवाध्यक्ष जो है शब्द का जिक्र मिलता है। इससे यही पता चलता है कि मौर्य काल में नौसेना का जिक्र भी, मतलब नौसेना जो है मौर्य काल में हुआ करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही है? सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते थे? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर दीजिए। सार्थवाह मौर्य काल में कौन हुआ करते थे?
तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सी सही है। व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था। जो व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। मतलब किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सही है, चुनार। चुनार से पत्थर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में कौन अशोक का उत्तराधिकारी था। मतलब अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप लोग इसके उत्तर दीजिए। ऑप्शन भी आपके सामने है। सभी लोग उत्तर देने की कोशिश किया कीजिए। उत्तर सभी लोग दिया कीजिए। तो हम देखेंगे तो अशोक का जो उत्तराधिकारी मतलब अशोक के बाद में कौन मौर्य वंश का शासक बनता है, तो वो कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन किसका है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन किसका है, बताइए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन जो है वो मेगास्थनीज का है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ आएंगे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न में कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोगों को उत्तर देना है, आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही है। तो मौर्य काल में आप जान रहे धर्मस्थी और कंटक शोधन दो न्यायालय हुआ करते थे, जिसमें धर्मस्थी दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थी। तो क्वेश्चन नंबर बाकी रज्जु और प्रतिष्ठा ये सब न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायालय तो थे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो देखेंगे तो सी सही है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ मिलता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ मिलता है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सी सही है, मेगास्थनीज की इंडिका। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में आ जाए। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, समय आपका नहीं लेना चाहता मैं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन से अशोक के शिलालेख एवं विषय सुमेलित हैं। बताइए। प्रथम शिलालेख में कहा गया है मनुष्य मेरी संतान है, मतलब सभी मनुष्य मेरी संतान है। 11वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता। बताइए कौन सुमेलित है कौन नहीं है। तो पहला वाला सुमेलित है, सभी शिलालेख मतलब प्रथम शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है, सही बात है। दूसरा है 11वां शिलालेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता बताया गया, गलत है। ये धार्मिक सहिष्णुता वो 12वें शिलालेख में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ए सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ आएंगे। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या है। तो इसका आप देखेंगे तो क्वेश्चन में 14 का सी हो जाएगा, देवानाम प्रिय की उपाधि। आप देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि उसमें आपको देखने को मिलती है। तो कहते थे कि ये बाद में भी जब बौद्ध धर्म, क्योंकि आप जाने कलिंग विजय के पश्चात ही इसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गया था। लेकिन उसी दौर में शिलालेख वगैरह और गुहालेख ये सब बनना शुरू हुए। लेकिन उस दौर में भी आप देखेंगे तो
देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि उसमें देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारत के निम्न ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ये तो आप लोग बता ही देंगे, आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, कोई 15 का जो है सी सही है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो किससे मिलता है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नीचे दिए गए दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, आपको बताना है कि किस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो देखेंगे तो इसका उत्तर हमें हो जाएगा दीपवंश और महावंश में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है, पहला और दूसरा। दिव्यावदान में नहीं मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अशोक के काल के प्रांत और राजधानी दी गई है, जैसे उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, उज्जैनी और कलिंग की तोसली। बताइए इनमें से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो आप लोग बताइए कौन सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा प्रश्न को, निम्न में कौन सुमेलित है कर लीजिए, इसको थोड़ा सा आप इनमें चेंज कर लीजिए, कौन सुमेलित है बता दीजिए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से फिर मैच नहीं करेगा। कौन सुमेलित है आप बताइए। बाकी मैं आपको बता ही दूंगा कौन सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो कौन सुमेलित है, तो उत्तरापथ की तक्षशिला सुमेलित है और दक्षिणापथ की उज्जैनी सुमेलित नहीं, क्योंकि दक्षिणापथ की जो थी वो स्वर्णगिरी थी, उज्जैनी जो थी अवंती की राजधानी हुआ करती थी। कलिंग की तोसली सही है। तो कौन सुमेलित है, तो पहला और तीसरा सुमेलित है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। और कौन सुमेलित नहीं है, ये मतलब कि दक्षिणापथ की उज्जैनी, दो वाला ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। अगर सुमेलित हाँ यहाँ होगा जो हम कर लें, वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य सेना में सम्मिलित थे, तो मौर्य सेना में कौन कौन सम्मिलित थे? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पैदल, अश्व, गज और नौसेना। तो आपको बताना है कौन सम्मिलित है, आपको बताना है, तो आप लोग बताइए। तो आप देखेंगे तो इसमें से सभी सुमेलित थे। दरअसल 5 तरह की सेनाओं का जिक्र मिलता है, मतलब जो मौर्य काल की सेना में जो सम्मिलित हुआ करते थे, पैदल, अश्व, गज, नौसेना और रथ थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बताइए आप लोग, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 19 है। आप लोग उत्तर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही है, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अशोक शिलालेख में, मतलब अशोक के शिलालेख में सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं है। दूसरा है, अशोक का छठा शिलालेख आत्म संयम की शिक्षा से संबंधित है। इनमें से कौन सुमेलित है कौन नहीं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख में सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं है, सही है। और अशोक के छठे शिलालेख में आत्म संयम की शिक्षा से संबंधित है, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का।
क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो प्लूटार्क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, प्लूटार्क उत्तर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ आएंगे। मकदूनिया के शासक का मतलब मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन हुआ करता था, आपको बताना है। अशोक का समकालीन राजा कौन था, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो मकदूनिया की जो हम बात करेंगे तो मकदूनिया का जो अशोक का समकालीन राजा हुआ करता था वो था अतिकिन था। अतिकिन मकदूनिया का था। तुर्मेमिस था। अंत्योक सीरिया का था। अलेक्जेंडर जो था वो यूनान का हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका डी मतलब सी सही हो जाएगा, मकदूनिया। क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। तो भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर हो जाएगा खारवेल का जो कलिंग नरेश खारवेल है उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो उसमें बताता है कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हमें वही मिलता है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अशोक के स्तंभलेख संबंधित हैं। तो अशोक के स्तंभलेख किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब लिखे गए, मतलब अशोक के स्तंभलेख लिखे गए किसमें लिखे गए, लैंग्वेज कौन सी थी आपको बताना है। तो इसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेक 4 भाषाओं का जिक्र इसमें दिया गया है। आपको बताना है कौन किसमें जो है स्तंभलेख लिखे गए हैं, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का। आंधी का थोड़ा सा मौसम आ रहा है इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आप लोग उत्तर दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो है इसका केवल एक सही है, ब्राह्मी लिपि में। तो ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अब देखेंगे तो अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और जो गुहा लेख मिलते हैं। तो जो स्तंभलेख और जो गुहा लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं। बाकी के जो शिलालेख हैं वो चारों भाषाओं में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का पहला सही है, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, आपको बताना है किस शासकीय वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। आप लोग इसका उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 20 मतलब 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी में धार्मिक कर को मुक्त कर दिया था। ये आप लोग पढ़िएगा। बाकी आज का जो टेस्ट होता है वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया। कल जैसा मैंने बताया है आपसे, कल का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुप्त वंश की हम बात करेंगे। जैसे आज मैंने आपसे बता दिया जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है आज का भी। कल का करेंगे उसके बाद में आगे जिक्र किया जाएगा और भी सिंधु घाटी की सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी जैसे मौर्य की बात की मैंने, आप फिर कहेंगे मौर्योत्तर की बात नहीं की गई इसमें। तो मौर्योत्तर के आगे की टेस्ट ही सब चलाई जाएगी। तो मौर्योत्तर काल का भी जिक्र किया जाएगा जिसमें अलग अलग वंश जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आप शुंग वंश हो और वाकाटक वंश हो, इन सब के बारे में आपको देखने को मिलेंगे चीज़ें। तो यही सब है आज के लिए। फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे कल के सुबह वीडियो में। सुबह 11 बजे वीडियो आ जाती है। आप लोग सुबह बिना किसी देरी के 11 बजे आ जाए कीजिए, प्रश्नों के उत्तर में दीजिए। अंत में मैं ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप ज्वाइन करके चैनल और ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप अपने जो मान लीजिए आपने 25 में आपके 20 सही होते हैं, जो 5 गलत हैं उनको आप नोट कर लीजिए। नोट करके आप हमें भेज भी सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी तो आप भी वहाँ हमसे आ करके पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए फ्री हैं। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आपके उत्तर देने आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। आप लोग, मैं बता दूं कि आप किसी भी कमेंट पे हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आज मैंने डाला है कल डाला है। भविष्य में जितने भी 700, 800, 900, 1000 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप किसी भी कमेंट पे हमें वीडियो पे कमेंट करेंगे उसका उत्तर हम आपको जरूर देंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आप तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 11 बजे वीडियो आ जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।